हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस। तो उसके लिए हमने दो मिरर पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम कॉनकेव जो मिरर है उसके लिए टर्म पढ़ी है कॉन्वेक्स की। अब पढ़ते हैं हम इसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है उससे पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसमें पहले आते हैं रूल्स क्या, इसमें 3 रूल है, वो हमें इसमें याद रखने। पहला रूल है ये कि ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर सॉरी, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। अब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे, जैसे ये रे आ रही है तो ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये यहाँ हिट कर रही है, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमने जैसे लॉ ऑफ पढ़ा था रिफ्लेक्शन कि ये रे ऐसे हिट करी, तो यहाँ पे हिट करी तो क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहाँ पे रे हिट करती वहाँ पे हम क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल। तो जितना एंगल ये बनता है उतना एंगल उस साइड बनता है आर, जितना एंगल आएगा तो उतना ही आर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे इसमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगी तो इसके ऊपर हम नॉर्मल खींचते हैं। तो अब इसके ऊपर नॉर्मल जो आएगा वो क्या होता है, सेंटर से जो लाइन पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन पास होगी वो सब इसके ऊपर क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। यानी ये क्या है, नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल ये बना रही इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल इसका बनेगा, ये जितना एंगल आई होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा एंगल। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, जितना एंगल ये बना एंगल आई उतना एंगल क्या बना, आर बनेगी, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 1। तो ये है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है। दूसरा इसमें अगर रे ऐसे भी आती, रे अगर ऐसे आती, जैसे ये हो गया पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऐसे आती तो अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो यहाँ पे खींचेंगे नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल सरफेस के ऊपर कौन होता है, सेंटर से जितनी लाइन पास होती है उसमें क्या होती है, नॉर्मल। तो सेंटर से हमने ये लाइन ली, ये क्या है इसके ऊपर, नॉर्मल, तो ये हमने नॉर्मल खींच दिया। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये अब क्या है, इंसिडेंट रे है, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे। तो ये है इंसिडेंट रे, ये ऐसे जा रही है, यहाँ हिट करती है, जहाँ पे हिट करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या खींच दिया, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस सेंटर से जितनी भी लाइन पास होती है उसमें क्या होती है, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि सेंटर से जैसे डायमीटर या रेडियस सब पास होते हैं तो वो उस सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, नॉर्मल, ठीक है। जैसे सर्कल में या स्फीयर में पढ़ते हैं, तो जैसे ये सेंटर से लाइन पास हो रही है, ये भी सेंटर से, ये भी सेंटर से, ये भी सेंटर, सारी कहाँ से हो रही है, सेंटर से हो रही है, ठीक है। तो सेंटर से जितनी भी लाइन पास होती है वो सब सरफेस के ऊपर क्या होती है, नॉर्मल। या इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, या इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, या इसके ऊपर नॉर्मल। तो हर सरफेस के ऊपर क्या होती है, नॉर्मल। तो ऐसे ही सेंटर से लाइन पास हुई तो ये इसके ऊपर क्या रहेगी, नॉर्मल। तो जितना एंगल ये आई बनेगा उतना क्या बनेगा, ये आर। तो जितना एंगल ये आई होगा उतना ही आर बनेगा। तो अब ये रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। तो ये एक रूल बन गया कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो ऑलवेज कहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1, द इंसिडेंट रे which is parallel to principal axis
which is parallel to principal axis always passes through focus। और फोकस भी कौन से, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि फोकस वैसे कई होते हैं लेकिन प्रिंसिपल फोकस लेना है। ऑलवेज passes through प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कोई भी रे इंसिडेंट रे पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। क्यों होती है वो इसमें मैंने बता दिया। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे हिट करें तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, तो हमने ये खींचा नॉर्मल। अब ये नॉर्मल के साथ एंगल बना 30, तो ये I30 बना तो आर भी कितना बनेगा 30, तो उस टाइम ये रे ऐसे पास होगी, तो ये रे फोकस से पास होती है। ठीक है, दूसरा और बना डायग्राम, उसमें फोकस से पास, तो कितनी भी पैरेलल रे ले लो इसमें फोकस से पास होगी हमेशा। ठीक है, ये रूल है, ये इसमें हमें वो भी रखने, याद भी रखने, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद सेकंड रूल है। सेकंड रूल इसके अपोजिट है। सेकंड में देखो हम इसमें क्या करेंगे, रूल नंबर सेकंड, सेकंड रूल इससे अपोजिट होगा। कैसे, इसमें सेकंड के अंदर ये तो क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे। मतलब पहले में तो हमने क्या किया था, इंसिडेंट रे पैरेलल भेजी थी, तो सेकंड में ये क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऐसे एरो चेंज कर देंगे, तो ये रे यहाँ हिट कर रही है, ये रे इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, ये रे यहाँ हिट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या खींचेंगे, पॉइंट ऑफ, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे हिट करती, तो वहाँ पे हमने क्या खींचा, नॉर्मल खींच दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल कौन सा होगा, जो सेंटर से पास हो, ये नॉर्मल खींचा, उस टाइम ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इसमें इंसिडेंट रे ये है और ये क्या है, नॉर्मल, तो ये रे ऐसे जाएगी, मतलब ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, तो इसमें भी वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, फॉलो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, फोकस से पास हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही हो गया, तो हमने ये क्या खींच दिया, नॉर्मल। तो जितना एंगल ये आई होगा उतना एंगल क्या होगा, आर, तो उतना एंगल आर होगा, तो ये रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें हो गया द इंसिडेंट रे विच पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, which passes through principal focus becomes parallel to principal axis, become parallel to principal axis after reflection। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, डायग्राम नोट करो और ये पॉइंट नोट करो। ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड रूल हो गया। उसके बाद थर्ड रूल, ये रूल भी इसमें काम आएगा। अब है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड है कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास कर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ऐसे भी जा सकती है, 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 तो कोई भी ले लो। इसमें हमने ये ले लिया ऐसे, तो ये है इंसिडेंट रे। दूसरा मेथड, इसमें दूसरा स्टेप क्या रहेगा, इंसिडेंट रे हमने उसके ऊपर इंसिडेंट कर दी मिरर के ऊपर, फिर क्या रहेगा उसमें दूसरा स्टेप कि जहाँ पे ये हिट करी वो क्या हो गया, इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या खींचेंगे हम, नॉर्मल खींचेंगे। ठीक, अब नॉर्मल क्या होगा, अब नॉर्मल हम कैसे खींचते हैं, परपेंडिकुलर, सेंटर से जो लाइन पास होती है वही, मतलब यही क्या है, यही है यहाँ पे नॉर्मल, यही हो गया इसके साथ नॉर्मल। तो एंगल आई कितना हुआ, तो इंसिडेंट रे ने या नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनाया, 0। यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो आर भी कितना होगा, 0। तो रे जैसे आई थी वैसे वैसे इस पार चली गई।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है वो ऐसे जाएगी इंसिडेंट रे, यहाँ पे हिट करेगी। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे फिर क्या खींचेंगे? नॉर्मल। ठीक, अब नॉर्मल हम कैसे खींचते हैं? सेंटर से जितनी लाइन पास होती है क्या होगी? नॉर्मल। तो सेंटर से हमने सेंटर ये हो गया और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ से हम नॉर्मल सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम मिला देंगे, तो ये आ गया नॉर्मल। तो यही है इंसिडेंट रे और यही है नॉर्मल। तो एंगल कितना बना? आई 0। तो आई 0 तो आर भी 0 होगा। इसका मतलब रे ऐसे गई और फिर ऐसे कैसे आ जाएगी? तो आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0। तो इसमें क्या होगा? द इंसिडेंट रे passes through incident ray passes through the center of curvature, passing through the center of curvature retraces its path after reflection। मतलब अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है, वापस उसी पाथ पे आ जाती है। तो यही होगी इंसिडेंट रे और यही क्या होगी? उसकी रिफ्लेक्टेड रे। ये है रूल नंबर 3। उसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 वैसे हम इमेज फॉर्मेशन में करते हैं यूज उसको। ठीक है, वो मतलब उसके लिए कोई यहाँ पे नया नहीं है। ये पोल, फोकस, ये सेंटर करेगी। तो रूल नंबर 4 ये है, कोई भी इंसिडेंट रे पोल के ऊपर हिट कर रही है, ये है इंसिडेंट रे। अब फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? जहाँ पे इंसिडेंट करें वहाँ पे क्या खींचना? नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल हम कैसे खींचेंगे? सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक की लाइन। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रूल क्या बना कि पोल पे जितने एंगल से हिट करेगी इंसिडेंट रे उतने एंगल क्या बनाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तो है ही वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन हम इसको आगे यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द इंसिडेंट रे strikes to pole of the mirror, bounces back by making same angle से वापस आएगी। ठीक, एंगल आई जितना होगा उतना एंगल आर होगा। तो ये 4 रूल है, ये 4 रूल होंगे यूज कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन बनाने में। अब है रिलेशन बिटवीन R एंड 2F। रिलेशन बिटवीन R है रेडियस ऑफ कर्वेचर और 2F है, सॉरी F है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने कल भी की थी, R = 2F। उस टाइम हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कॉनकेव मिरर लिया। ये दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये कंपास की हेल्प से खींचेंगे तो ये क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज फोकस। थोड़ा सा इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे ले लेते ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ये फोकस। ठीक है, ये मैंने वैसे लिया है, तुम इससे खींचो कंपास की हेल्प से, तब इसमें बिल्कुल परफेक्ट आएगा कहाँ पे जो होता है सेंटर वही। तो एक रे लिया हमने पैरेलल रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है इंसिडेंट रे। फिर हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे हिट करती है, तो उस पर क्या खींचेंगे? नॉर्मल। ये हमने क्या खींचते हैं? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। ये तो ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम हमने रख दिया ए पॉइंट है ये। ठीक है, पी हम ले लें क्योंकि पी पोल के लिए ले लिया हमने। तो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे आर।
तो अब ये एंगल आई है, ठीक है, इसको हम थीटा ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एंगल थीटा दिए कितना होगा, थीटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 30 दिए 30 होगा। अब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट हो गया एंगल ये, ठीक है। अब देखो इसमें ये सिंपल वो है मैथमेटिक्स, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, जो जिसके नॉर्मल साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है, उतना ही एंगल क्या बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा एंगल बन रहा है। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये अल्टरनेट हो गया एंगल। अब देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में इसमें ए सी एफ में, तो ये इंटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के दोनों, थीटा और थीटा। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या हो गया, 2 थीटा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे, पहले तो देखो क्या इसमें लिखेंगे, या इसका नाम लिखते बी पॉइंट लिख देते इसका। तो ये हो गया बी ए सी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा है, सी ए एफ, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। क्यों, अकॉर्डिंग, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का रूल है, ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, ये ए सी एफ, ये एंगल सी है, जो बीच में आता है वो होता है एंगल, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से। उसके बाद देखो ये यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल, कौन कौन सा है ये, सी ए एफ, एंगल सी ए एफ प्लस एंगल सी एफ हो गया, प्लस एंगल ए सी एफ, दोनों इक्वल होंगे किसके, 2 थीटा के, ठीक है। यहाँ पे कारण लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये हमने इसमें लिख दिया, तो ये एंगल हो गया 2 थीटा। अब हम यहां से डालते हैं परपेंडिकुलर, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये एम पॉइंट है, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर ऑन पी सी, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो हमने बनाया है कॉनकेव मिरर, ये जो कॉनकेव मिरर है ये ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर तो उसका अपर्चर बहुत कम होता है। जैसे हमने कल ही पढ़ा था, ये है लेस अपर्चर, ये अपर्चर और बढ़ गया, ये अपर्चर और बढ़ गया, ये और ज़्यादा हो गया अपर्चर, ठीक है। तो ये अपर्चर क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, और अपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस क्या होगी, ज़्यादा। अपर्चर देखो इसमें छोटा है, ये अपर्चर तो छोटा है तो इसकी इतनी होगी रेडियस, ये इसका इतना बड़ा है अपर्चर तो इसकी इतनी होगी रेडियस, इसका और बड़ा बने तो इसकी रेडियस क्या होगी, और ज़्यादा। तो ये हमने कल भी किया था, स्मॉल अपर्चर मोर रेडियस एंड लार्ज अपर्चर स्मॉल रेडियस। तो हमने क्या किया, ड्रा ए एम परपेंडिकुलर पी सी। अब इसमें ये जो होता है इसका अपर्चर बहुत छोटा होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो हम देखते हैं मिरर, ये एक्चुअल में लैब में जब देखते हैं मिरर तो ये मिरर बहुत छोटे होते हैं, तो अपर्चर उसका बहुत छोटा होता है, बिल्कुल ऐसे, मतलब हमें उसमें दिखता ही नहीं है, वैसे जैसे देखने से हमें ये नहीं पता चलेगा वो ऐसे है, जब उसको टच करते तब हमें इसमें महसूस होता है कि वो बीच में से, मतलब बाहर की तरफ, जैसे ये तो हो गया प्लेन बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो गया तो बीच में से क्या निकल रहा है, बाहर की तरफ। तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, टच करते तब हमें महसूस होता है कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसका मतलब अपर्चर उसका बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द मिरर हैज वेरी लेस अपर्चर, hence P and M are close to each other, इसलिए P और M क्या है, दोनों क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। क्यों होते हैं क्लोज, वो इसमें मैं बताता हूँ। इसमें देखो अगर हम अपर्चर ऐसा बनाते हैं,
ये ऐसा होता है मिरर, तो ये क्या होता है, ये होल। अब यहाँ पे जैसे रे हिट कर रही, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो ये आता है पी एम। तो देखो ये पी और एम क्या है, परपेंडिकुलर। अब जैसे लार्ज अपर्चर है, ऐसा है लार्ज अपर्चर, तो देखो यहाँ ये पी हो गया, ये आ रही इंसिडेंट रे, तो अब इसमें डालेंगे नॉर्मल एम, ये पी, तो अब ये नहीं है क्लोज। तो लार्ज अपर्चर में ये क्लोज नहीं होता, लेकिन बिल्कुल छोटा अपर्चर है तो उसमें ये पी और एम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, ऐसा मिरर के अंदर होता है, जो हम मिरर लैब के अंदर देखते हैं। तो इसलिए पी और एम क्या है, दोनों क्लोज है। तो एक चीज तो ये, उसके बाद ये एंगल जो बनते हैं, अब जो मिरर होता है वो इतना सा ही होता है, वो मिरर तो एंगल बहुत छोटे बनते हैं। देखो ये वो होता है मिरर, वो इतना ही साइज उसका होता है, इतना साइज। तो उसमें जैसे ये है, ये ऐसे गई रही है इसमें, तो ये हो जाएगा नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। तो ये एंगल बहुत बनते हैं, छोटे बनते हैं। ठीक है, ये तो इसमें लिखेंगे थीटा द एंगल्स, ये इसमें द मिरर हैज वेरी लेस अपर्चर। ठीक है, लेस अपर्चर होता है, सॉरी लेस अपर्चर नहीं, लेस कर्वेचर। ठीक है, जो कर्वेचर उसका कम होता है, जो हमने अभी किया था, लेस कर्वेचर, हेंस पी एंड एम आर वेरी क्लोज, एंड आल्सो मिरर हैज वेरी लेस अपर्चर। और मिरर होता है उसका अपर्चर भी क्या होता है, छोटा होता है। तो लेस अपर्चर का मतलब क्या हो गया, देखो अपर्चर का मतलब क्या होता है, छोटा, जितने पाथ में से साइज ऑफ द मिरर, तो साइज बहुत छोटा होता है मिरर का। तो साइज देखो, साइज इतना ही होता है, जैसे घड़ी का ये डायल है, इतना ही साइज होता है उसका, इतना ही होता है। तो इसका मतलब अपर्चर उसका बहुत छोटा हो गया। तो लेस अपर्चर होता है, एंगल क्या बनेंगे उसके, बहुत छोटे बनेंगे। जैसे ये छोटा सा हो गया अपर्चर, तो एंगल बहुत छोटे बनेंगे। ठीक है, एंड आल्सो मिरर हैज वेरी लेस अपर्चर देन एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो एंगल्स उसमें बहुत छोटे बनते हैं। अब देखो, जब एंगल छोटे बनते हैं उस टाइम थीटा और साइन थीटा और टेन थीटा, ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है नियरली इक्वल। अगर हम ऐसे लगा दें थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका मतलब इक्वल है ही हो। लेकिन इसमें क्या है कि ये नियरली इक्वल है। कैसे, देखो ये चीज इसमें बार बार यूज होगी, तो इसमें हम एक बार देखते कैसे होते हैं इक्वल। थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा जब एंगल बनते हैं, छोटे बनते हैं उस टाइम। तो जैसे ये दो पॉइंट हो गए, जैसे इसमें ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इससे एंगल बन रहा है ये, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो उस टाइम अगर पॉइंट पास है तो एंगल इतना बन रहा है, पॉइंट अगर हो जाता जाएगा दूर तो एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसका मतलब हो गया जितनी दूर पॉइंट होगा उतने एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ऐसे ये दो पॉइंट है और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गया O और ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B। तो ये एंगल बहुत छोटा बन रहा है, देखो ये। तो उस टाइम जब छोटा जब बनता है एंगल, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये माने हम कि एक पूरा ये है सर्कल, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आर्क इसमें कितनी है, AB। ठीक, और रेडियस कितनी है इसकी, OA। ठीक है, या AB अपॉन OB। क्योंकि देखो जब थीटा ये पॉइंट बहुत दूर हो जाएगा, तो उससे ये डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस लो, दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे एग्जांपल है कि जैसे ये रूम है, इसका ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर वो है, एक कॉर्नर ये है। तो अब पॉइंट जैसे यहाँ पे है, तो उससे एंगल बना, उससे एंगल बना, एंगल काफी बन रहा है, बड़ा बन रहा है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो एंगल इतना बड़ा बन रहा है। अब ये पॉइंट मान लो चला गया 1 किलोमीटर दूर, तो 1 किलोमीटर दूर जब पॉइंट चला जाएगा तो एंगल क्या बनता जाएगा, छोटा। जैसे इसमें यहाँ पे होता तो एंगल बड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, एंगल और छोटा होता जाता है। तो वो पॉइंट इतनी दूर चला गया कि ये एंगल ऑलमोस्ट क्या हो गया, थीटा की वैल्यू, थीटा इज वेरी स्मॉल, मतलब थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगी। ठीक है, 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब होगी वो। तो जब 0 के करीब हो जाएगी तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब 180 है तो ये 90 हो गए, ये 90 इक्वल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल, तो इक्वल साइड है तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया। अब बात हो रही है यहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे ये रूम है उसका ये कॉर्नर और वो कॉर्नर, ठीक है, दोनों कॉर्नर से 1 किलोमीटर दूर पॉइंट। अब उस 1 किलोमीटर से वो पॉइंट है उससे ये डिस्टेंस लो उस कॉर्नर की, या ये लो डिस्टेंस, दोनों क्या होगी ऑलमोस्ट इक्वल। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट से वो पॉइंट इतनी मतलब इतनी दूर चला गया कि अब उस पॉइंट से जब हम ये देखेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल पास पास दिखेंगे, तो उसको ये लगेगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है इक्वल, और ऐसा होता भी है। तो उस टाइम ये एंगल बहुत बहुत छोटा बनता है, थीटा की वैल्यू क्या बहुत स्मॉल मतलब ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, और ये दोनों इक्वल है ही, ठीक है। हमने बताया आंसर, जैसे ये है रूम का एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, ये कॉर्नर एक है दूसरा कॉर्नर, और ये 1 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है। तो उससे अब ओ ए लो चाहिए ओ बी लो, दोनों क्या होगी इक्वल। तो थीटा की वैल्यू क्या है आर का अपॉन रेडियस। लेकिन ये हम कब यूज करते हैं जब थीटा क्या बनो बहुत छोटा बने, तो ये यहाँ पे छोटा ही बन रहा है ऑलमोस्ट 0। तो थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। आर कितनी है ए बी है, और रेडियस कितनी है ओ ए लो चाहिए ओ बी लो, एक ही बात है। अब यहाँ यूज करते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा को निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जैसे ये एंगल हमने ले लिया 90, ठीक है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर एपी, और बेस क्या हो गया इसका ओपी, ये आ गई साइन थीटा का, साइन थीटा का लिए आ गई, थीटा का लिए आ गई। अब टेन थीटा का निकालते हैं, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऐसे बने ट्रायंगल। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। उसके बाद टेन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी बेस कितना है ओ बी, तो ये आ गया टेन थीटा। अब देखो इसमें, अब इसमें देखो ओ ए और ए बी तो क्या है दोनों ये इक्वल ही है, थीटा इज इक्वल टू 0, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये पॉइंट जो मैंने अभी बताए थे। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ओ ए इसको कर दो ओ बी जगह, तो देखो ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए, तो थीटा भी वही है, साइन थीटा वही है, टेन थीटा वही है। तो इसलिए थीटा साइन थीटा टेन थीटा सब क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। तो ये इसमें छोटी सी कैलकुलेशन थी, हमें ध्यान रखनी, आगे भी यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जो थीटा आया था, यहाँ पे हम इसको क्या पुट कर सकते हैं टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो टेन थीटा वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं इसमें ए सी एम। तो ट्रायंगल ए सी एम में हम निकालते हैं थीटा, थीटा क्या पुट कर देंगे टेन थीटा पुट कर सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये है परपेंडिकुलर ए एम अपॉन बेस कितना है सी एम, और ट्रायंगल लेंगे हम दूसरी ए एफ एम। एक तो हमने दी ये ट्रायंगल थी ये पहले में, तो ये तो इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ए एम और बेस क्या है सी एम, तो ए एम अपॉन सी एम, और दूसरी ट्रायंगल हमने ये ली, तो इसमें क्या हो जाएगा टेन टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल कितना है टू थीटा। देखो वैसे तो एंगल कितना है थीटा, तो थीटा को हम क्या पुट कर सकते हैं थीटा को टेन थीटा, तो यहाँ पे हमने थीटा क्या पुट किया टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई, और टेन टू थीटा की वैल्यू क्या आएगी ए एम अपॉन एफ एम, ठीक है। अब इसमें देखो ये P और M क्या है P और M क्लोज है बिल्कुल, तो यहाँ पे ए एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम ए पी, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल वो है क्लोज, ये तो मैंने वैसे बनाया। तो M और P क्लोज है, तो M और P क्लोज है, तो इसका मतलब ये M की जगह P हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन सी पी, और यहाँ पे क्या आएगा टेन टू थीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन एफ पी, और यहाँ पे कारण लिख देंगे हम बिकॉज ये M एंड P आर वेरी क्लोज, क्लोज है इसलिए लिखा हमने ये पॉइंट। जैसे या तो मैंने कैलकुलेशन दिखाने के लिए थोड़ी सी दिया डिफरेंट, वैसे पॉइंट बिल्कुल पास पास होते थे। तो जैसे ये P है ये यही होता, तो ए पी लो ची एम लो, दोनों इक्वल ही होते हैं। तो ये आ गया एक, तो ये आ गई क्वेश्चन टेन थीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी, और टेन टू थीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन एफ पी, ठीक है। अब टेन थीटा का हम क्या पुट कर सकते हैं थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा किसके इक्वल है थीटा के इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी,
और दूसरा आता है ये 2 थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन FP। देखो पहले तो हमने क्या किया है कि इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू निकाल ली, किसमें ACM में, फिर AFM में हमने वैल्यू निकाली tan 2 थीटा की। तो अब ये tan थीटा आ गया AP अपॉन AM अपॉन CM और AM अपॉन FM। अब M और P क्या है, क्लोज है, तो इसलिए AP और CP लिख दिया, AP और FP लिख दिया। अब tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम, थीटा लिख सकते हैं, तो इसका लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन CP, 2 थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन FP। इसको इक्वेशन पुट कर देते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन CP और इंटू FP अपॉन AP। तो ये AP से AP कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, हाफ इज इक्वल टू FP। अब FP क्या है, ये फोकल लेंथ हमने कल ही पढ़ा था F, और ये CP क्या है, ये है R। तो यहाँ से आ गया R इज इक्वल टू 2F, तो ये आएगी इसकी रिलेशन, R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ रिवाइज कि पहले हमने इसमें रूल नंबर फर्स्ट यूज किया, कोई भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जा रही है, तो ये हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, उसके ऊपर क्या खींच दिया, नॉर्मल, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, एंगल BAC और CF क्या होंगे, दोनों इक्वल, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ ये इंटीरियर एंगल थीटा है, थीटा इनका सम कितना हो गया 2 थीटा, तो ये बाहर का एंगल कितना होगा 2 थीटा ले लिया हमने। अब इसमें हमने AMO किया परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो अब ये जो मिरर होता है इसका बहुत कम वो होता है कर्वेचर, ऐसे करो जैसे ये हो गया प्लेन मिरर, तो इसका कर्वेचर कितना हो गया 0, तो इसका जो इसका बिल्कुल हल्का सा कर्वेचर होता है, तो हल्का सा जब होगा कर्वेचर तो P और M बिल्कुल क्लोज ही होंगे, जो मैंने बनाया था इसमें डायग्राम। और मिरर है उसका लेस अपर्चर होता है, मतलब साइज जो होता है उसका वो भी कम ही होता है, इतना सा होता है साइज वो, तो लेस अपर्चर होगा तो एंगल क्या बनेंगे, बहुत छोटे छोटे बनेंगे। तो एंगल जब छोटे बनते हैं तो थीटा की वैल्यू निकालो, चाहिए साइन थीटा की वैल्यू निकालो, चाहिए टेन थीटा की वैल्यू, तीनों क्या होते हैं इक्वल, ये हमने इसमें प्रूव किया। ठीक है, ये अब ये याद भी, ये हमें वो भी रखना है, याद भी रखना है कि थीटा का निकालो, साइन थीटा टेन थीटा, जब एंगल बहुत छोटे हो, एंगल बहुत छोटे मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे इतने एंगल बने तब। फिर हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में ACM में tan थीटा का निकाल ली और AFM में tan 2 थीटा का निकाल ली। अब M और P क्या है क्लोज, तो हम यहाँ पे M की जगह P पुट कर सकते हैं, क्योंकि M और P दोनों एक ही जगह है, तो M की जगह हमने P पुट कर दिया, ऐसे P पुट कर दिया। अब tan थीटा क्या पुट कर सकते हैं, थीटा, तो थीटा इक्वल टू AP अपॉन CP, 2 थीटा इक्वल टू AP अपॉन FP। अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया फर्स्ट को सेकंड से और इसको सोल्व कर लिया, तो R इज इक्वल टू 2F आएगा। तो इसका मतलब ये रेडियस अगर 30 है तो F कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन की, ये रूल जो हमने यहाँ पढ़े हैं 4 रूल, ठीक है, इनका यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव की और कॉन्वेक्स की। थैंक यू।